हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। आई एम रोशनी गौतम। आप यूजीसी नेट 2025 को टारगेट कर रही हैं और आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, मींस पेपर 2 आपका इकोनॉमिक्स है। तो आज के लेक्चर में आपको बताऊंगी क्या पढ़ें आप, बेसिकली इकोनॉमी में सिलेबस क्या है एनटीए के द्वारा, और पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हुए कौन से टॉपिक पर आप फोकस करें। यहाँ पर हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालाइज करेंगे कि कौन से यूनिट या कौन से टॉपिक पर हमें फोकस करना है, कितना डेप्थ में जाना है, और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट का जो सिलेबस कर लेते हैं स्टूडेंट, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है स्टूडेंट। ये यूजीसी नेट का अगर एक बार अपने होलिस्टिक वे से ए टू जेड आप पढ़ लेते हैं तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो इस यूजीसी नेट इकोनॉमी सिलेबस से आप क्रैक कर सकते हैं। ये मैं एक्सपीरियंस पर बताऊंगी। तो अगर आपने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और या बार बार हम अटेम्प्ट दे रहे हैं और क्लियर नहीं हो रहा है, तो आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगी कौन से एरिया, कौन से आप टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें। ओके, इससे पहले सिविल स्टैप यूजीसी नेट 2025 क्रैक करने के लिए बहुत सारी इनिशिएटिव लेके आ रहा है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, या कोई भी टॉपिक हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, क्या कैसे क्रैक करें, कहाँ से क्रैक करें, सोर्स कहाँ से ले, ये सब मैं आपके लिए लेके आऊँगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि यूजीसी नेट का सिलेबस क्यों इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, मल्टीपल, मतलब हम बोले तो ये एक्सटर्नलिटीज़ क्रिएट करती हैं। ओके, ये है। तो सब्जेक्ट कोड की बात करें तो वो क्या है, 01। आपके सब्जेक्ट कोड का 01, ये याद रखिएगा, फॉर्म भरते समय ये चीज़ नोट करना है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स मतलब यूजीसी नेट हम जब पेपर देते हैं तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है जो कि सबके लिए जनरल होता है, और पेपर 2 जो होता है जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब इकोनॉमी से आपने मास्टर किया है तो वो होता है। और अब अगर मैं आपको बोलूं क्या दोनों इंपॉर्टेंट है, तो यस स्टूडेंट, दोनों। जितना पेपर 2 इंपॉर्टेंट है उतना ही पेपर 1 इंपॉर्टेंट है। यस, इसमें कैसे आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का पेपर 1 आता है, और 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पेपर 2 आता है। और दोनों को अच्छे से करेंगे, कोई भी यूनिट स्किप करके नहीं जाएंगे अगर आपको जेआरएफ तक पहुंचना है। ठीक है, और अपना टारगेट जेआरएफ ही लेके चलिएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल हमारे पास 200 प्लस 100 मतलब 300 मार्क्स के हमारे पास आ जाते हैं। और इसमें से आपने कितना, मतलब वो डिपेंड करता है डिफ़िकल्टी लेवल कितना है और उतना कट ऑफ जाता है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्कोर करने, मतलब कि अगर हम देखें तो 300 में आपके मार्क्स 220 तक होने चाहिए तो ही आप जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। ये है। अब पैटर्न की बात करें तो 10 यूनिट है हमारे पास। 10 यूनिट आपके पास ये है, माइक्रो, इंडियन, इंटरनेशनल, मैक्रो स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स, पब्लिक फाइनेंस, मनी एंड बैंकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड डेमोग्राफी, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये सारे आपके यूनिट हैं। अब बोलोगे मैम कि कौन से यूनिट पर ज़्यादा फोकस करें और कौन से यूनिट पर नहीं करें, या एनटीए कौन से यूनिट से ज़्यादा सवाल पूछता है। तो बहुत रैंडम है, बहुत अनसर्टिनिटी है स्टूडेंट, यहाँ पर रिस्क बहुत है। ठीक है, कि कोई भी यूनिट से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एनडीए की बात करें तो सारा इंडियन इकोनॉमी से दे देते हैं, मैथ से दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इक्वल, मतलब कि आप एक ही यूनिट करके जा रहे हैं, आपको सारे यूनिट पर इक्वल ध्यान देना है, इक्वल फोकस करना है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बोलूं तो ज़्यादा क्वेश्चन सबसे यूनिट कौन से आ जाते हैं, माइक्रो से आ जाते हैं। माइक्रो पर फोकस करना है। इंडियन इकोनॉमी, पहले अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी से सवाल ही नहीं आते थे, अब बहुत आते हैं। और लास्ट टू लास्ट पेपर में देखें तो इंडियन इकोनॉमी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपने ध्यान देना है और सभी को इक्वल इंपॉर्टेंट देना है, बट ये भी देखना है कि जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान है, मतलब कि माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया, मैथमेटिकल हो गया, ये सब पर ज़्यादा ध्यान देना। ओके ओके, ये भी देखेंगे। तो माइक्रो हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गई, इंटरनेशनल हो गए, इनमें से मिनिमम और मैक्सिमम क्वेश्चंस इतने पूछ लिया जाता है। ये मैंने क्वेश्चंस को देखते हुए, पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हुए मैं
आपको बता रही हूँ। ओके, ये है स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स से पहले बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछते थे, अब जो है लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया गया है। तो ये है, कोई बात नहीं, हम इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। पब्लिक इकोनॉमी या पब्लिक फाइनेंस बोल लीजिए, मनी एंड बैंकिंग हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होता है। अनसीन पैसेज की बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्वेश्चन तो पेपर 1 में भी हेल्प हो जाएगा और पेपर 2 में भी हेल्प हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे आते हैं। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट के इतने सवाल पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए कि अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे कितना बेनिफिट हो गया। मतलब ये 4 यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो, मैक्रो, मैथमेटिकल और इंडियन इकोनॉमी। इसको बहुत अच्छे से करें। ओके, बहुत अच्छे से करें और मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिक्स या इकोनोमेट्रिक्स में प्रैक्टिस बहुत करें। ओके, ये है। चलिए, अब हम एक एक करके यूनिट देखेंगे और यूनिट में क्या क्या पूछा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपको कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है। तो कंज्यूमर में डिमांड से स्टार्ट करेंगे, यूटिलिटी, कार्डिनल, ऑर्डिनल यूटिलिटी, यहाँ पर कर्व के बारे में, या फिर नॉर्मल प्राइस इफेक्ट क्या होता है, ओके, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है नॉर्मल गुड्स में, गिवन गुड्स में, इंफीरियर गुड्स में, A to Z। मतलब कि यहाँ पर देखिए तो एग्जामिनर सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर दे रहा है और ऐसे भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन इसमें भी आपको पूरा डेप्थ में पता होना चाहिए। ओके, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आपने जाना है, प्रोडक्शन भी डिटेल में, चाहे शॉर्ट रन प्रोडक्शन हो, लॉन्ग रन प्रोडक्शन हो, आइसो क्वांट हो या आइसो कॉस्ट हो, ओके, उसकी प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। कॉस्ट में आपने कर्व पे ध्यान देना है। कर्व मतलब कि इसकी कितनी, कैसे यू शेप है, एल शेप है, ओके, कैसा कर्व है, किसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, सब कर्व अगर आपको पता हो गया तो कॉस्ट आप अच्छे से कर पाएंगे। ओके, अनसर्टिनिटी और रिस्क की बात करें तो इसमें, और गेम थ्योरी से भी सवाल बहुत पूछे जाते हैं और बहुत ईजी होता है, बट एक बार आपको ट्रिक पता होना चाहिए, आप आराम से कर सकते हैं। रिस्क और अनसर्टिनिटी में कनकेव कर, कन्वेक्स और इसको पता होना चाहिए, मतलब टाइप ऑफ रिस्क बिहेवियर कैसा होता है, रिस्क टेकर होता है, रिस्क अवर्टर होता है या रिस्क न्यूट्रल होता है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर के आपको A to Z और वो एप्लीकेशन होना चाहिए, नहीं कि हमने अजम्पशन पढ़ लिया है, एक जो है लॉन्ग रन या शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ लिया है, हो गया। नो, आपको यहाँ पर ओलिगोपॉली में जितने भी मॉडल्स हैं, ओके, जितने भी मॉडल्स हैं उसका एप्लीकेशन बेस पता होना चाहिए, सवाल काफ़ी इससे पूछा जाता है। ठीक है, फैक्टर प्राइसिंग में आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट में जो फैक्टर प्राइसिंग कैसे होता है, BMPL होता है, ओके, ये है कि कहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, पार्शियल और जनरल जो है ये है वॉलरस और मार्शल का। एफिशिएंसी क्राइटेरिया मतलब कि वेलफेयर में प्रेटो से स्टार्ट करेंगे, हिक्स कैल्डर पढ़ेंगे, सिटॉस्की हो जाता है वो पढ़ेंगे, बेंथमिन है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो A to Z आपको पूरा, मतलब देखो यहाँ पर सब, अब देखो मैम बोलोगे कि मैम अपने आप में ही इतना ब्रॉड है सिलेबस और इसमें भी डेप्थ में पढ़ना, ये स्टूडेंट डेप्थ में पढ़ना है, ये याद रखिएगा। वेलफेयर इकोनॉमी, यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम या सोशल वेलफेयर, बेंथमन हो गया। ठीक है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मतलब कि टाइप ऑफ असिमेट्रिक एडवर्स है या एडवर्स सिलेक्शंस है, ओके, मॉरल हैजार्ड्स हैं, एडवर्स सिलेक्शंस हैं, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है, सबको पता होना चाहिए, मार्केट क्यों फेल होता है, कौन कौन सी कंडीशंस है, ओके। ये माइक्रो इकोनॉमी में आपको डिटेल में ये पढ़ना है और डेप्थ में एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सवाल पूछ लेते हैं और इसमें आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें क्योंकि इससे आउटपुट आपको ज़्यादा मिलेगा। फिर आता है मैक्रो इकोनॉमी, नेशनल इनकम से स्टार्ट करेंगे, जितने भी टर्म्स हैं, नेशनल इनकम, GDP, GNP, पर कैपिटा इनकम, कौन सी एजेंसी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करती है, ये पता होना चाहिए। आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट मतलब क्लासिकल और केन्जियन को बहुत डेप्थ में करना है, एक एक अजम्पशंस आपको पता होना चाहिए, राइट। ये है कंजम्पशन फंक्शन हो गया, APS क्या होता है, MPS क्या होता है, APC क्या होता है, और जितने भी थ्योरी है, रिलेटिव है, परमानेंट है, ये सारी थ्योरीज आपने करना है।
इन्वेस्टमेंट फंक्शन हो गया, मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर हो गया। मल्टीप्लायर सारे करना है, इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे, टैक्स मल्टीप्लायर हो गया, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर हो गया, सुपर मल्टीप्लायर हो गया, और कैलकुलेट करना आना चाहिए, मीन्स न्यूमेरिकली भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। डिमांड फॉर मनी की जितनी भी थ्योरीज है आपने करना है, तो मतलब क्लासिकल से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जो है फ्रीडमैन तक और भी बहुत सारी थ्योरीज है डिमांड की। मनी थ्योरी आपने करना है, सप्लाई ऑफ मनी, कैसे सप्लाई ऑफ मनी की थ्योरीज हैं, या फिर मनी क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, किस किस कंपोनेंट को सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं, ये है। आईएसएलएम से बहुत सवाल पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएस और एलएम में शिफ्टिंग किससे होता है, कर्व कैसी, इलास्टिक है इनलास्टिक है, किसके चेंज से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आईएसएलएम। एक क्वेश्चन एक सवाल तो पूछ ही लेते हैं। इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन के साथ साथ फिलिप्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे नॉर्मल शॉर्ट रन लॉन्ग रन पूछ लिया जाता है कौन से हैं, ओके ये है। बिजनेस साइकिल क्या होता है, कितने फेजेस हैं और कितनी सारी थ्योरीज है, हिक्स की थ्योरी है, केल्डर की थ्योरी है, सैमुअल्सन की थ्योरी है, ये पता होना चाहिए। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में जितने भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जैसे एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, ये पता होना चाहिए। रैशनल एक्सपेक्टेशन, ओके। तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे भी आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो इसको आप डेप्थ में पढ़े, ओके ये। स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक्स दोनों साथ में ही है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थ्योरी आपने पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, सेंट्रल टेंडेंसी, चाहे कैलकुलेटिव हो चाहे पोजिशनल हो, मीन मीडियन मोड, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक मीन, उसकी रिलेशनशिप से आपको फाइंड आउट भी करने आ सकता है, ओके। सैम्पलिंग मेथड और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये आ जाता है। सैम्पलिंग कितने, मतलब सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी है नॉन प्रोबेबिलिटी है, ओके। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं, मीन्स ये आ गया इकोनोमेट्रिक्स। तो हम अजम्पशन से स्टार्ट करते हैं, अगर वो अजम्पशंस फुलफिल नहीं होता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आ जाती हैं, हेट्रोसेडास्टिसिटी, उसको करेक्ट करने की क्या होती हैं, मल्टीकोलिनियरिटीज, डमी वेरिएबल्स, ये सब भी पूछने लग गए हैं। आपको मेथड पता होना चाहिए, इन डिटेल में आपको नहीं आएगा यहाँ पर कि हाँ आप यहाँ पर डिस्क्राइब करो, लेकिन आपको मेथड ऑफ करेक्शन पता होना चाहिए। अगर कोई भी मॉडल में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कोई भी बीमारी हो जाता है, तो उसको के लिए कौन से मेडिसिन हो, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये सजेशन दिया है हेट्रोसेडास्टिसिटी सॉल्व करने की क्या क्या मेजर्स हैं, रेमेडीज हैं, तो वो सारी आ जाती है, ओके। इसमें लॉजिक पॉविट मॉडल भी पूछा जाने लग गया है, तो ये पता होना चाहिए, ओके ये है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में पहले सेट और फंक्शन से क्वेश्चन सवाल नहीं पूछे जाते थे, अब इससे भी पूछने लग गए, ओके। और एक अगर हम पेपर की बात करें तो टोटली मैथ्स आ गया था, तो रेंडमनेस बहुत है, अनसर्टेनिटी बहुत है, तो इक्वल आप वेटेज देंगे 4, ओके। 4 यूनिट को अच्छे से करके जाए, ओके ये है, क्योंकि 4 में से एक तो पिक करेगा ही एग्जामिनर, ओके ये है, क्योंकि मेन यही है। तो सेट फंक्शन कॉन्टिन्यूटिव ये आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स पता होना चाहिए, सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, पूरे आप कैसे सॉल्व करें, एक क्वेश्चन पूछता है तो प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए ही। लीनियर अलजेब्रा क्या हो गया, मैट्रिसेस क्या हो गए, इस बार भी मैट्रिसेस से क्वेश्चन पूछा गया। स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और उसकी एप्लीकेशन, इनपुट आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट की कंडीशंस पूछ लेते हैं, ओके ये है। और डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ये सब मैथमेटिकल में आएगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में थ्योरीज या करंट जो थ्योरीज हैं वो भी आपने करके जाना है, उससे भी सवाल पूछा जा रहा है। तो इंटरनेशनल ट्रेड मतलब टर्म्स आपको पता होना चाहिए, ये है। मर्चेंटलिस्ट है, वो कौन से पर फोकस करते थे, किस चीज़ पर फोकस करते थे, जीरो सम गेम, पॉजिटिव सम गेम, लाइक दैट। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल एडम स्मिथ से स्टार्ट करेंगे, रिकार्डो हो गया, हेवरलड हो गया, हेक्सर हॉलैंड हो गया, रेसिप्रोकल क्या हो गए, ओके। फैक्टर इक्वलाइजेशन स्टॉपलर से ज़्यादा पूछता है, ठीक है। अगर एडम स्मिथ की बात करूँ तो उसमें मैच द फॉलोइंग पूछते हैं, स्टॉपलर, सैमुअल्सन और मेजलर पैराडॉक्स हो गया, ओके, रेविस्की हो गए, इन सब से सवाल पूछते हैं। अब देखो थ्योरीज है, अब थ्योरीज में हम क्या करके जाएं ये नहीं है, तो मतलब इतने सारे यूनिट में और भी डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है, तो ये चीज़ है।
तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपसे कोई भी एक दे देंगे कंपोनेंट, अब बोलेंगे करंट अकाउंट का है, कैपिटल अकाउंट का है, ठीक है। एक्सचेंज रेट क्या होता है? फिक्स क्या होता है? फ्लेक्सिबल क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होते हैं? स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, आर्बिट्रेज, हेजिंग, ये पता होना चाहिए, राइट। ये टैरिफ, नॉन टैरिफ हो गया, गेट हो गया, WTO हो गया, ये सब पता होना चाहिए। IM यहाँ पर रीजनल, ओके, रीजनल ब्लॉक जैसे सार्क हो गया, G20 हो गया, G8 हो गया, ओके, ये सब भी आपको मालूम होने चाहिए। ये है इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल में जो करंट जो है मॉडर्न थ्योरी की बात करें, चाहे कि लेंडर की थ्योरी हो गई या ग्रेविटी मॉडल की थ्योरी हो, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने थ्योरीज करना और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप करके नहीं जाना है, बट एक बार पढ़ के रख देना, इसी को बार बार आप नहीं कर रहे हैं। तो मार्केट फेलियर आप मैक्रो में भी पढ़ लेते हैं, यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन, पब्लिक गुड क्या होता है, प्राइवेट गुड होता है, मैरिड गुड क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। रेगुलेशन ऑफ मार्केट कैसे करते हैं, ओके, ये है। पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू में सारी क्लासिफिकेशन ऑफ बजट आपने करके जाना है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर की कितनी थ्योरीज है ये करके जाना है। पब्लिक डेट हो गया, डेट की मैनेजमेंट, इससे आ जाती है रिडम्पशन, पब्लिक डेट कैसे रिडम करेंगे, ये है। पब्लिक बजट हो गया, चाहे वो करंट हो या फिर इसके टॉपिक, जैसे टॉपिक हो गया कि रेवेन्यू बजट क्या होता है, कर, ओके, रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है, रेवेन्यू रिस्क क्या होता है, ये पता होना चाहिए। फिर डेफिसिट हो जाते हैं, कितने टाइप ऑफ डेफिसिट से बहुत सवाल पूछता है। फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीकेशन, ये है, पूछ लिया जाता है, बट इतना नहीं पूछा जाता है, राइट। ये मनी एंड बैंकिंग की स्टैब्लिशमेंट डेट आपको पता होना चाहिए। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी से अगर सवाल पूछेगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अगर आप हमसे लेते हैं तो हम क्रोनोलॉजी के आपको एक बुकलेट दे देंगे, जहाँ पर आराम से उसको पढ़ के आप जा सकते हैं। तो मनी सप्लाई आ गया, सेंट्रल बैंक मतलब स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, RRBs, NABARD, कोऑपरेटिव बैंक, ओके, ये सब आपने करना है। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, ज़्यादा फाइनेंस से क्वेश्चन नहीं आता है, तो फाइनेंस से आपने इतना नहीं करना है। नॉर्मल सा आपको पता होना चाहिए कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, और नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट पता होना चाहिए, डिटेल में फाइनेंस से सवाल नहीं पूछते हैं। नॉन बैंकिंग और बैंक में क्या फ़र्क है ये पूछ लिया जाता है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखो, माइक्रो जब हम पढ़ते हैं तो आपको कंसेप्ट के साथ मैथमेटिकल एप्लीकेशन आना चाहिए। मैक्रो पढ़ते हैं उसमें भी आपको आना चाहिए कंसेप्ट के साथ मैथमेटिकल सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मल्टीप्लायर से बहुत सवाल पूछ लेता है, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम से बहुत सवाल पूछ लेते हैं। अगर डेवलपमेंट की बात करोगे तो आपको जो भी इक्वेशन है उसका रिलेशन पता होना चाहिए, चाहे वो सोलो का हो, मिसेस रॉबिन्सन की थ्योरी हो या फिर हेरोडॉर्मर की थ्योरीज हो, तो इक्वेशन और प्लस अजम्पशन से बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सारी थ्योरीज आपने करना है। तो डेवलपमेंट थ्योरी जैसे एडम स्मिथ ने किस किस के पर बात किया, एज सच इन्होंने थ्योरीज नहीं दी हैं, लेकिन इन्होंने जो जो अपने थ्योरीज में बात करी है तो वो डेवलपमेंट से कैसे रिलेटेड है ये कर लेते हैं। शुम्पीटर की थ्योरी, रोस्टो की बैलेंस अनबैलेंस हो गया, ओके, ये सारी मॉडल ऑफ इकोनॉमी जैसे हेरोडॉर्मर, सोलो, रॉबिन्सन, कैल्डर, ये चार है। कैल्डर से कम पूछते हैं लेकिन फिर भी आपने करके जाना है। टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होता है, डिसएम्बेड और एम्बेड जो होती है। एंडोजीनियस ग्रोथ क्या होता है, एक्सोजीनियस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस, ठीक है। PQLI, HDI, SDG गोल्स हैं, ये पता होना चाहिए। PQLI मतलब कि अगर हम देखें तो नेशनल इनकम में ग्रोथ के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, जैसे कि GDP हो गया, GNP हो गया। डेवलपमेंट किस किस से मेजर किया जाता है ये पता होना चाहिए। सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, मीन्स यहाँ पर गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार क्या क्या काम कर रही है फॉर द डेवलपमेंट पर, ये भी रिलेटेड, मतलब आपने थ्योरीज करना है, मॉडल्स करना है और फिर भारत सरकार से रिलेटेड चीजें करनी, ओके, ये है। तो अजम्पशंस अच्छे से करके जाइए और जो भी डेवलपमेंट मेजर्स है वो आप करके जा रहे हैं, ओके, ये है। एनवायरमेंट, इकोनॉमिक और डेमोग्राफी से पूछ लिया जाता है। कॉस्ट थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके, कॉस्ट थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है। मार्केट फील्ड यहाँ पर भी आ गया। एनवायरमेंट मतलब इकोनॉमी को एनवायरमेंट से कैसे रिलेट करके करना है, तो कुछ पॉइंट्स या टॉपिक या टर्म्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन,
ओके, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन का बहुत सारे थ्योरीज हैं वो आप करके जा रहे हैं। ये फर्टिलिटी, और इसको करंटली आपने करंट डाटा से लेके जा रहे हैं। मॉर्टेलिटी क्या होता है, मॉर्टेलिटी, और कौन से स्टेट, अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इसी से दे दिया गया था। ओके, ये है एज स्ट्रक्चर, लाइफ टेबल, माइग्रेशन। ओके, ये है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से ये नहीं है, पहले अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी से बहुत कम सवाल पूछे जाते थे, अब इसका वेटेज हो गया है। तो बजट हो गया, मतलब करंट, स्टैटिक आपने पढ़ के नहीं जाना है, करंट पढ़ के जाना, याद रखिएगा। करंट की बात करें स्टूडेंट, तो करंट में आप सारी डाटा, बजट हो गया, सर्वे हो गया, बहुत अच्छे से करके जाएंगे। एक पर्टिकुलर मैं लेक्चर लेके आऊंगी जहां पर मैं सोर्स बताऊंगी कि करंट इंडियन इकोनॉमी को करंटली कहाँ से आप ले सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, सेंसस हो गया, चाहे एग्रीकल्चर सेंसस हो गया, एसआरएस डाटा हो गया, वो सब पता होना चाहिए। हाँ, ये बेसिक आपको आ जाता है, लेकिन इतना जो स्टैटिक है वो नहीं आता है, करंट आता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप पेपर देने जा रहे हैं तो 1 महीने पहले आप करंट डाटा वहाँ से, सोर्स मैं आपको बताऊंगी, वहाँ से आप लेके उसको पढ़ रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमी को आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेक्चर में करेंगे। नॉर्मल आपको पता होना चाहिए प्लानिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग आ जाते हैं, नीति आयोग है, ये है, एग्रीकल्चर के सारे पैटर्न्स। अब हम देखें तो बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे सवाल पूछ लिया जाता है, यहाँ पर हैं, लेकिन नहीं आता है सवाल, तो आप इस पर टाइम इन्वेस्ट ना करें। राइट, ये है। स्कीम्स आप करके जाएंगे, स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्कीम्स हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी, स्कीम्स आप करके जा रहे हैं। ओके, ये है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा पता होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या क्या कर रही है, मतलब ये भी प्रोजेक्ट्स, कि भारत सरकार कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है। ठीक है, तो ये था सिलेबस जहां पर आपको डेप्थ में पढ़ना है। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बताऊं स्टूडेंट, कि अगर आप यूजीसी नेट की पूरे सिलेबस को इन डेप्थ कर लेते हैं तो बहुत सारी आपकी अपॉर्चुनिटीज, एक्सटर्नलिटीज बन जाती हैं, और बहुत सारे एग्जाम्स आप क्रैक कर पाएंगे। जैसे पीजीटी आराम से आप क्रैक कर सकते हैं, जितने भी, चाहे केबीएस हो, एनबीएस हो, या स्टेट रिलेटेड पीजीटी आते हैं, आराम से। सेट, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि जो भी यूजीसी नेट में क्वेश्चंस आते हैं वो डिट्टो डिट्टो भी आए हुए हैं सेट के एग्जाम्स में। तो अपने आप में यूजीसी जो सिलेबस है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप करते हैं और वो आपकी पूरी जिंदगी हेल्प करेगी। ओके, एक टाइम आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे रिटर्न ही रिटर्न आएंगे। ठीक है। असिस्टेंट, डिफरेंट आप यूजीसी नेट क्लियर के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है हर एक स्टेट के, उसको कर सकते हैं। थोड़ा सा और आपको डेप्थ में पढ़ना होगा, लेकिन हमारा बेस तो बन गया है ना। ओके, ये है। फिर पीएचडी में चाहे आप ऐसे जाए या पीएचडी में आप यूजीसी नेट क्लियर क्रैक करके जाए, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो सिलेबस कौन सा आएगा, यही सिलेबस आएगा। ओके, रेगुलेटरी एग्जाम्स, चाहे सेबी हो, आरबीआई हो, या नबार्ड हो, ठीक है, आपको अगर ये आ जाता है ना, आपका बेस बन जाता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप रेगुलेटरी बॉडीज का भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, बेस आपका स्ट्रॉन्ग यूजीसी नेट से ही होगा। फिर आता है, अगर आप लाइफ में यूपीएससी एग्जाम करना चाहते हैं, अपना ऑप्शनल लेना चाहते हैं, तो बहुत ही ऐसे भी बहुत लोग नहीं इकोनॉमिक्स को ऑप्शनल लेते हैं। तो अगर आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके लिए ऑप्शनल में भी काम आएगा। ओके, जीएस की बात करें, जीएस 3 में भी यूपीएससी में आ जाता है। या रेवेन्यू जो है, यूपीएससी रेवेन्यू आईआरएस करती हैं, या फिर आईईएस करती हैं, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। अब उसमें मैथमेटिकल आता है, लेकिन आपका बेस तो बन गया, आपकी थ्योरी तो स्ट्रांग हो गई, उसको आप अपने आप से मॉडिफाई करें, उसमें और बिल्ड करें, बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन आपका बेस तो तैयार हो गया। तो यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताती हूँ, यूजीसी नेट करने के बाद, उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थी जो कि इस सिलेबस ने मेरी हेल्प करी हैं, और बहुत सारे ज़िंदगी में दरवाजे खोल दिए हैं। ओके, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार टाइम इन्वेस्ट करें और ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। ओके, तो और स्टूडेंट, आपको पीडीएफ के लिए कोई भी लेक्चर चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, और यूजीसी नेट 2025 को क्रैक करने के लिए बहुत सारी इनिशिएटिव सिविल स्टाफ के द्वारा लाया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देंगे। थैंक यू।